1 जून 2025 को उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक ऐसे मामले में सुनवाई को अंतिम सुनवाई करार दिया और कहा कि अब इस जो घटना का मुख्य अभियुक्त है उस आदमी को ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा। यानी कि वह उस जेल से बाहर तभी आ सकता है जब उसका शरीर पूरा हो जाएगा, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, ये एक ऐसा मामला था जो भारतीय इतिहास में यानी कि एक वेडिंग बॉम्ब नाम दिया गया, एक पार्सल बॉम्ब नाम दिया गया, और कैसे एक आदमी ने अपनी पारस्परिक लड़ाई को एक इतना बड़ा कांड बना दिया जिसके बारे में आप लोग वाकई में हैरान रह जाएंगे। और इस कांड में एक ऐसे आदमी की मतलब कि डेथ होती है जिस आदमी की शादी को हुए मात्र 5 दिन बीते हैं। आखिर कौन था वह आदमी जिसके साथ ये पूरी प्रक्रिया हुई, और इस काम को करने वाला वह कौन ऐसा दिमागदार आदमी था जो उस काम को करने के लिए पहले तो पार्सल भेजता है, उसी पार्सल में होता है एक बॉम्ब, और जैसे वह उस घर में जाता है वो लोग उस पार्सल को खोलते हैं खुशियों के साथ, अचानक से वहाँ पर धमाका होता है, और बस उसी की वजह से यहाँ पर 2 बॉडी बन जाती है। यानी कि राजी खुशी परिवार में 2 अचानक से ऐसी मौत हुई है जिनकी बिल्कुल अभी अभी जस्ट शादी हुई है, और वो लोग अपनी शादी को ठीक ढंग से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए। आखिर क्या है पूरा मामला, हम लोग आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कैसे आज से 7 साल पहले यह पूरा कांड होता है और कैसे उन बच्चों को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती जिसके बारे में वो कभी भी जिम्मेदार नहीं रहे। दोस्तों, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। और दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है पटनागढ़ उड़ीसा से। दोस्तों, पटनागढ़ में रहने वाला वह लड़का जिसका नाम सौम्य शेखर साहू होता है, ये लड़का जो कि बेंगलोर में एक जापानी जो फर्म होती है वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अच्छी खासी तनख्वाह भी उठाता है। इसकी माँ एक कॉलेज में प्रिंसिपल होती है और अपनी माँ के एक पसंद की गई एक लड़की यानी कि रीमा साहू से यह एक अरेंज मैरिज करता है। और इस मैरिज को यानी कि शादी होने की जो तिथि होती है वह होती है 18 फरवरी 2018 को। यानी कि बड़े ही ढंग से यह शादी संपन्न होती है, और जैसे ही वो लोग अपने घर जाते हैं खुशियों में पूरा परिवार डूबा हुआ है। 20 फरवरी को इनका रिसेप्शन का पार्टी होता है। और दोस्तों, इस रिसेप्शन की पार्टी में चारों तरफ से मतलब कि भाई पुरस्कार, गिफ्ट वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं। सभी लोग उन नव विवाहित दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़े ही प्यार से तसल्ली से इनकी ज़िंदगी तो चल रही है। अब यहाँ पर जो गिफ्ट आई हैं उन गिफ्टों को खोलने का जो तिथि है वह तय की जाती है 23 फरवरी को। अब 23 फरवरी को जैसे ही वो जो दूल्हा दुल्हन है उन गिफ्टों को खोल कर देख रहे हैं, मतलब बड़ी तसल्ली से खुश हैं। यहाँ पर एक मोटरसाइकिल आकर पहुँचती है और उन मोटरसाइकिल वालों के पास एक जानकारी होती है। वो लोग जैसे गेट खोलते हैं वो लोग उनको मतलब कि सौम्य को उस गिफ्ट को देते हुए कहते हैं कि साहब ये आपके लिए कुरियर आया है। वो लोग जो कि एक नामी कंपनी से कुरियर लेकर गए थे वो लोग तो वापस अपनी मोटरसाइकिल बैठकर वापस आ जाते हैं। अब वो बड़ा ही मतलब कि अच्छा सुंदर पैकिंग में किया गया एक पार्सल था और उसमें वेट भी होता है। अब सोचते हैं पति पत्नी, यहाँ पर सौम्य की दादी मौजूद, वो लोग सोचते हैं यार किसी ने बड़ा सुंदर गिफ्ट भेजा है, चलो इसको खोलकर देखा जाए। अब जैसे वो लोग किचन में जाते हैं और यहाँ पर सौम्य की पत्नी रीमा भी होती है, उसकी दादी भी होती है और सौम्य भी होता है। वो अब जैसे उस पार्सल को मतलब खोलते हैं, अनपैक करते हैं, वहाँ पर एक धागा सा बंधा हुआ होता है। अब जैसे वे सौम्य उस धागे को खींचकर तोड़ने वाला होता है, जैसे उसको तोड़ता है वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से धमाका होता है। अब धमाका जैसे ही हुआ मतलब कि तीनों खतरनाक तरीके से नीचे गिर जाते हैं। आनंद फानंद में उस घर में काम करने वाले और जो नौकर चाकर हैं वो सब आते हैं, उनको जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। आनंद फानंद में उनका इलाज भी शुरू किया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान ही सौम्य और सौम्य की दादी दोनों की दी एंड हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो गई। अब इस कंडीशन में यहाँ पर उस पत्नी जो कि नई पत्नी है रीमा साहू की जान बचा ली जाती है। लेकिन उस घर में दुखों का पहाड़ ऐसे टूट पड़ा जहाँ अभी तक शहनाइयाँ बज रही थी, खुशी का माहौल चारों तरफ मतलब कि प्रसन्नता। भाई शादी के 5 दिन बाद किसी भी घर से खुशियाँ कहाँ जाने वाली है, खुशी का माहौल बना है।
लेकिन वहीं पर अब जैसे ये खबर आती है कि भाई सौम्य की दूल्हा जो है उसकी दादी की दोनों का दी एंड हो गया, अब तो बिल्कुल मातम छा जाता है। पूरी कहानी मतलब अलग तरह की, पुलिस के पास पूरी सूचना है ही, पुलिस तफ्तीश करने में जुटी हुई है। अब पुलिस अपनी पूरी जानकारी जुटा रही है। पुलिस यहाँ पर पुलिस फॉरेंसिक टीम वगैरह लेकर आती है। मालूम चलता है कि उस जो पार्सल के अंदर एक विस्फोटक यानी कि बम था, उस पार्सल के अंदर एक बम होता है और बम होने की वजह से जैसे उस धागे को खींचा गया वह एक्टिवेट होगा और वहीं पर फट गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन बड़ी कहानी तो ये थी कि आखिर इस प्रक्रिया को अंजाम देने वाला कौन है। अब इस बात को कौन समझाए भाई, मतलब पुलिस मालूम कर रही होती है आखिर ये पार्सल कहाँ से आया। उस कुरियर कंपनी के पास जाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि भाई आप लोगों के पास ये कुरियर कहाँ से आया, तो वो लोग जानकारी देते हैं कि साहब ये जो पार्सल है ये रायपुर छत्तीसगढ़ से आया है। पुलिस समझ गई भाई ठीक है। अब वहाँ उस एरिया में जाया जाता है, उसका पता किया जाता है, तो मालूम चलता है कि इस पार्सल को भेजने वाले व्यक्ति का नाम RK सिन्हा है। अब यहाँ पर जो सौम्य की माँ वगैरह हैं उन सभी लोगों से पूछा जाता है कि कोई इस प्रकार के आदमी को आप जानते हैं, तो वो अनिविज्ञता जताते हैं भाई हम किसी को जानते नहीं। अब वो RK सिन्हा जिसको पुलिस देख रही है, ढूंढ रही है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं। अब पुलिस परेशान, 1 महीना बीता, 2 महीने बीता और 3 महीने, जैसे तीसरा महीना चालू होता है यहाँ पर एक ऐसा गुमनाम पत्र आता है CIA की जो वहाँ पर जो जांच एजेंसी है उनके दफ्तर पर एक ऐसा गुमनाम पत्र आता है। उस पत्र के अनुसार ये जानकारी पता चलती है कि आप जो RK सिन्हा पढ़ रहे हो, जबकि वो RK सिन्हा है ही नहीं, वो तो SK शर्मा है। अब पुलिस सोचती है भाई ये हो सकता है हम लोग गलत पढ़ रहे हो भाई, क्योंकि वो लिखावटी कुछ ऐसी कर्सिव राइटिंग में हो रही थी, मालूम नहीं चलता कि वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या बन रहा है। अब जो वो लेटर है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी लिखी हुई हैं कि वो सौम्य से बदला लेना चाहता है, उसने ये मर्डर किया तो है, लेकिन उसके जो उस लड़के सौम्य ने किसी लड़की को धोखा दिया है, और तो और इनके ज़मीन जायदाद की वजह से कई सारे मामले भी चल रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी जानकारी जिनके बारे में शायद किसी को जानकारी नहीं। अब पुलिस को जैसे ये क्लू मिला, पुलिस सीधी पहुंचती है सौम्य के घर पे। अब उनकी माँ जो कि कॉलेज में प्रिंसिपल थी, उनसे जब पूछा जाता है कि कुछ ऐसा मामला भी है कि किसी और लड़की से कोई और लड़की देख रहे हो आप लोग जिसे सौम्य प्यार करता हो, कोई ऐसा मामला हो, तो यहाँ पर वो माँ साहब मना करती कि नहीं, सौम्य का ऐसा कोई मैटर नहीं है, बहुत खुले दिल का लड़का, सब बातें बड़े अच्छे ढंग से करता है, हम लोग तो दोस्तों की तरह भी रहते हैं, बहन भाई की तरह भी, माँ बेटी की तरह हर तरीके से रहते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ना जमीन जायदाद कोई दिक्कत। भाई भरपूर संपूर्ण मतलब कि एक संपन्न परिवार और जमीन जायदाद का मामला कहाँ से आए। अब इन सारी बातों पर पुलिस भी गौर करती है। पुलिस फिर पूछती है कोई SK शर्मा नाम के व्यक्ति को जानते हो या RK सिन्हा नाम के व्यक्ति को, साफ मना कर दिया था भाई ऐसा कोई मैटर नहीं है। अब ये जो जितनी बातें वहाँ पर बताई गई ये सब बातें झूठी साबित होती हैं। और वह जो माँ है वह पूछती है पुलिस वालों से कि आप ये सब बातें 3 महीने बाद उन पर क्यों पूछ रहे हैं भाई, ये ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं, कहानी सारी उल्टी है। अब यहाँ पर पुलिस का भी सब दिमाग घूम जाता है, भाई आखिर मैटर क्या है। कोई आदमी लेटर भेजता है, अब लेटर किसने भेजा, बड़ा क्लू, आखिर पुलिस को गुमराह कौन कर रहा है। लेकिन लोग मालूम चलता है, पुलिस पूरी तफ्तीश कराती है, लेकिन लेटर के बारे में कोई जानकारी नहीं, एक गुमनाम लेटर आया था बस और पुलिस को मिल गया, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं। अब पुलिस बड़ी परेशान हैरान कि आखिर कहानी क्या है। वो दोबारा उस प्रिंसिपल माँ के पास पहुँचते हैं, सौम्य की माँ के पास, उनसे पूछते हैं कि भाई सौम्य की माँ आप ये बात बताइए कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं। तो वो भी कहती नहीं ऐसा कोई मैटर नहीं है। अब यहाँ पर कहानी मतलब वो जो महिला है वो पूछती है कि साहब आप जो ये बातें सब पूछ रहे हो आखिर किस वजह से पूछ रहे हो, मुझे वो बात बताइए। लेकिन पुलिस अब यहाँ पर बताती है कि मैडम ऐसा है, हमारे पास एक गुमनाम लेटर आया, उस लेटर में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य बातें वही चीज़ हमने आपसे पूछी। अब वो जो मैडम है वो कहती है कि साहब क्या वो लेटर वो खुद देख सकती है। अब पुलिस उस लेटर को निकाल कर उस मैडम को दिखाते हैं। अब मैडम उस लेटर को जैसे ही देखती है, वहाँ पढ़ रही होती है, इंग्लिश में लिखा हुआ हैंड राइटिंग में वो लेटर है।
अब वो उस राइटिंग को देखकर थोड़ी सी मतलब कि जान समझती है कि हाँ ये राइटिंग तो उसने देखी है, अब किसकी है ये नाम उसके दिमाग में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर दो वर्ड ऐसे लिखे हुए हैं जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद हैं, यानी कि कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, जो वर्ड है कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर कहानी बिल्कुल समझ में आ जाती है उस महिला की। वो महिला बड़ी ही चौंकती हुई पुलिस से कहती कि साहब वो ऐसे आदमी को जानती है जो कि अपनी राइटिंग में अक्सर इन वर्डों को लिखा करता है, और वो भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में। पुलिस समझ गई भैया इस मैडम के पास कोई ना कोई जानकारी है। और वो मैडम बड़ी तसल्ली से शांति से शाम के टाइम पुलिस को अपने घर बुलाती है, चाय पिलाती है और फिर यहाँ पर बता रही होती है पुलिस को कि दरअसल ये जो आदमी है जो इस शब्द को लिखता है उस आदमी का नाम है पूंजीलाल मेहर, जो कि उसी कॉलेज में उस मैडम से पहले जो कि अब प्रिंसिपल हैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं है। उस पर कुछ ऐसे आरोप लगे जिनकी वजह से उनको अपने पद को गंवाना पड़ा। अब पुलिस को जैसे क्लू मिला पुलिस पहुंचती सीधी पूंजीलाल मेहर के पास। अब वो भी उसी शहर में रहता है। अब जब उससे पूछताछ की गई कि भाई कुछ ऐसा है तो वो साहब कहता है नहीं साहब वो तो यहीं पे है और वो शादी में गया था, और तो और उस आज लड़के के जो अंतिम संस्कार हुआ था उसमें गया था, ऐसा कोई मैटर नहीं है। और अगर आपको लगता है तो फिर सबूत दिखाइए ना, तो मतलब कि मेरा जाने आने का कोई फ़ोन की लोकेशन वगैरह कुछ तो होगा। पुलिस के पास कुछ नहीं, पुलिस सबूत को कैसे पुख्ता माने, उस लेटर को जिस पर नाम ही नहीं वो पुख्ता सबूत तो नहीं हो सकता। अब पुलिस परेशान हैरान, पुलिस खाली हाथ वापस लौटाती है। लेकिन जब महिला इस पूरी बात में बताती है कि ऐसे बहुत सारे लेटर मतलब कि कॉलेज में मौजूद है जहाँ पर ये वर्ड लिखे गए हैं उन पर साइन भी हो रखे हैं, आप उस राइटिंग को मिला सकते हो। आखिर आपको गुमराह करने का किसी और का प्लान क्या होगा। अब पुलिस सारे लेटर्स वगैरह को सारे सबूतों को इकट्ठा करती है, पूरी फाइल बनाती है और फिर वो पूंजीलाल मेहर को मतलब पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। और थाने बुलाने के बाद जब उस पूंजीलाल मेहर को सारी बातें बता दी जाती हैं, उसको कहा जाता है कि उनके पास सबूत भी है, सारी कहानी है कि तुमने ही इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया, अब हमको ये बता दीजिए कि क्यों दिया। अब पूंजीलाल मेहर बिल्कुल उसको लग गया कि बेटा तू तो फंस गया, अब तेरे पास एक ही ऑप्शन है, तुझे अपनी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। और दोस्तों अब तो पूंजीलाल मेहर अब ऐसी सच्चाई खोलकर सामने लाता है जिसको जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल वो पूंजीलाल मेहर बताता है कि जब उसको उस कॉलेज में प्रिंसिपल पद से हटाया गया तो उसको लगा कि उसके साथ कोई साजिश की गई है, और इस पूरी बात के लिए जिम्मेदार वह सौम्य की माँ को मानता है। अब वह सोच लेता है कि वह इस परिवार को ऐसा झटका देगा जिसकी वजह से यह परिवार ताउम्र उसको याद रखेगा। और वह इसी मामले में इंतजार कर रहा होता है सौम्य की शादी होने का। और जैसे उसको मालूम चलता है 2018 में कि सौम्य की शादी होने वाली है, बस करीब 6 महीने पहले से वह इस प्रक्रिया में जुट जाता है और बस वो पटाखों से जो बारूद वगैरह है वो सब इकट्ठा करता है और उन सबको मतलब कि एक मोबाइल में बम बनाने की प्रक्रिया को सोचता है, समझता है और फिर उस प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, बम बनाना सीख जाता है और फिर बनाता भी है और उसको सुरक्षित रखता है और उस दिन को सुनिश्चित करता है, यानी कि 23 फरवरी 2018 की। वह एक दिन पहले रायपुर जाता है और रायपुर जाने के लिए उसने कितनी बुद्धि का इस्तेमाल किया ये बताऊँ मैं आपको कि वो रायपुर जाता है ट्रेन से, लेकिन वह टिकट काउंटर पर नहीं जाता है। उसको शक था यदि वह टिकट काउंटर पर जाएगा तो उसकी फ़ोटो सीसीटीवी में आ जाएगी, इसलिए वो बिना टिकट यात्रा करता रायपुर की। और वहाँ पर एक मतलब जो कुरियर कंपनी वाला जो है और जिसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं है, वहाँ से उस ऑफिस से कुरियर करता है पटनागढ़ के लिए। और जैसे उस लेटर को वहाँ भेजा जाता है बस वही पूरा काम होता है। वो सब होने के बाद वह मतलब किसी को पकड़ में तो आया नहीं, पुलिस के पास सबूत नहीं। अब जब पुलिस हर तरीके से दुखी परेशान हो जाती है तो पुलिस के पास फिर वो एक लेटर लिखता है और उस लेटर के मुताबिक पुलिस को गुमराह भी करना चाहता है और उसी गुमराह करने के मामले में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी होता है। लेकिन वो उस लेटर में एक खास वर्डिंग को लिखकर उसको मिटाना भूल गया, जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। ये 2 वर्ड खास लिखे होते हैं और उन्हीं 2 वर्डों से पूंजीलाल मेहर को मतलब पकड़ा गया
और जब उसके गिरफ्तार कर लिया गया, उसने सारे सबूत स्वीकार कर लिए, सारी कहानी समझ में आ गई। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये सब काम क्यों किया, तो बस वो एक ही बात बताई कि बस वो बदला लेना चाहता था, क्योंकि सौम्य की माँ ने उनको उसके पद से हटवा दिया। बस इसी मामले में वह थोड़ी दुश्मनी रखने लगा और उसी दुश्मनी की वजह से उसने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। यानी कि उसने एक एक बात बता दी और इसी बात के मुताबिक अब यानी कि 2025 तक ये मुकदमा चलता रहा। कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की मतलब कि कहानी पर नहीं रखा, ना ही इसको समझा। हालांकि उस सौम्य के परिवार ने उस आदमी को फांसी देने तक की मांग की थी, लेकिन जो कोर्ट है उसने मना कर दिया कि ये जो मामला है ना, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोटिव तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मोटिव वही पुरानी दुश्मनी भाई, एक दूसरे के खिलाफत होना, राजनीति। इसीलिए उसको ताउम्र जेल में रहना ही पड़ेगा। और अब पूंजी सिंह मेहर जेल के अंदर ही है और ताउम्र जब तक उसकी सीताराम नहीं होता तब तक वो है उस जेल से बाहर आएगा ही नहीं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को प्रश्न करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं, इतनी बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से प्लानिंग भी की जाती है, इंसान सोचता है भाई वो बड़ा शातिर है, बुद्धिमान है और वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, तो ये शायद उसकी अपनी भूल हो सकती है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि कोई भी चाहे कितना ही शातिर बनता हो नहीं बच पाएगा, कुछ भी कर ले। और पूंजी सिंह मेहर ने जिस प्लानिंग से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया, पुलिस अगर वो लेटर नहीं लिखता तो पुलिस क्या उसको कभी पकड़ पाती? मेरे ख्याल से कभी नहीं। लेकिन अब वो लेटर लिखने की जो समझ आई होगी कहीं ना कहीं से आई होगी, इस बात को तो आप भी समझते हो। और ये कहानी है, कहानी बना दी, लेकिन उस आदमी की उस मानसिकता की वजह से उस नव दंपत्ति को इतने दर्दनाक मोड़ से गुजरना पड़ा। 2 आदमियों का सीताराम हो गया भाई, हद की बात है। ऐसे इंसान के लिए ऐसी मानसिकता को भैया मैं तो दुत्कारता हूँ। आप लोग ऐसे आदमी के बारे में, ऐसी मानसिकता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें और हमें बताएं कि ऐसे इंसान को क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है, क्या सज़ा उसके लिए जायज़ है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ ये कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।